Welcome to Learning Galaxy YouTube channel. If you enjoy videos of this channel, please like, share, subscribe and comment. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द सोवियत सिस्टम। और आज हम इस टॉपिक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सम बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक द सोवियत सिस्टम एंड देन वी विल लुक एट द फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम इन डिटेल। और जो फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम है दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशंस एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ सिंपल। तो इसमें क्या है कि जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन है या जो रशियन रेवोल्यूशन है जिसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जो कि 1917 में हुई थी, इसके बाद फॉर्मेशन हुई थी यूएसएसआर की, दैट इज़ यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। नाउ द सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जो रशियन रेवोल्यूशन थी उसने अपोज किया था कैपिटलिज्म को। इन्होंने कहा था कि जो कैपिटलिज्म है और प्राइवेट प्रॉपर्टी देना सबको, इसकी वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी फैलती है और इनका ये गोल था कि हम कैपिटलिज्म को ख़त्म करें। ठीक है, तो इन्होंने क्या कोशिश इनकी थी रेवोल्यूशन के बाद कि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जिसमें कि सब लोग इक्वल हों और प्राइवेट प्रॉपर्टी उसमें ना हो। ठीक है, सब लोग इक्वल हों। इसमें जैसे उन्होंने क्या किया था कि सारी जो लैंड है वो गवर्नमेंट ओन्ड थी, तो एक बना दिया था कि इतनी एक लिमिट सेट कर दी थी कि इतनी लैंड जो है कोई भी पर्सन वो ओन कर सकता है। इससे ज़्यादा इनकी जो लैंड जो है इस पे वो काम कर सकता है। तो इससे ज़्यादा लैंड अगर उस पे हुई जिस पे वो काम कर रहा है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू दोज जिनके पास जो है वो लैंड बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तरह से इक्वालिटी के लिए ये जो है वो काम कर रही थी। तो सोशलिज्म कम्युनिज्म का आइडिया जो है वो इस रेवोल्यूशन के बाद आया और कैपिटलिज्म को इन्होंने अपोज किया। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि रशियन रेवोल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया जो है उसने गवर्नमेंट जो है वो बनाई और उसने सिंगल पार्टी का रूल जो है वो रख दिया कि एक ही पार्टी रूल करेगी, और उसने ही सारी इकोनॉमिक मेथड्स हर चीज़ जो है वो सोसाइटी में वहाँ पे पूरी यूएसएसआर में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया ने ही डिसाइड की थी। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि ये वाला जो सिस्टम जिसमें कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूल है और जो इन्होंने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाया है और पॉलिटिक्स बनाया है, इसको हम लोग सोवियत सिस्टम कहते हैं। द फिफ्थ पॉइंट जो है वो एक न्यू चीज़ है, बाकी सब चीज़ें हमने डेफिनेशन में ही डिस्कस कर ली हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो सोवियत सिस्टम था ये रोल मॉडल था ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। रोल मॉडल क्या होता है? जिसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। जैसे कि आपके रोल मॉडल हो सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो जिस वे में वो फंक्शन करते हैं उसी तरह से आप लोग चाहोगे कि हम भी जो है वो वैसे ही फंक्शन करें, या जो भी आपका आइडियल है, जो भी आपका रोल मॉडल है, आप उसकी तरह बिहेव करते हो। ठीक है, तो वैसे ही ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जिनको कि हमने पढ़ा है कि रशिया ने या यूएसएसआर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजिज्म से लिबरेट करवाया था, उन कंट्रीज़ ने क्या किया, फॉलो किया इसी सिस्टम को। उनके लिए ये रोल मॉडल था, मतलब कि वो कंट्रीज़ जो हैं वो इस जो सिस्टम है सोवियत सिस्टम उसके तरह ही फंक्शन कर रही थी। उन्होंने यही वाला सिस्टम जो है वो अपनी कंट्रीज़ में एम्प्लॉय किया था। वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, और ये जो है 5 हेडिंग्स में हमने डिवाइड किए हैं। फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सेकेंड इज़ डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी, थर्ड इज़ based on democratic centralism, fourth is system of government, and the last point is economy. तो चलिए फर्स्ट फीचर देख लेते हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये जो सोवियत सिस्टम था यहाँ पे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो की जाती थी, इकोनॉमिक थ्योरी जो फॉलो की जाती थी दैट वाज सोशलिज्म। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। द सोवियत सिस्टम was based on socialist principles. ठीक है, it's simple. Socialism was the guiding principle of the सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन थी, सोवियत यूनियन की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी, तो उसमें
जो मेन फोकस रखा गया था वो सोशलिज्म पर ही रखा गया था। इन द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द स्टालिन कॉन्स्टिट्यूशन, अब क्या है कि जो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आज़ादी के बाद जब वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुई है उसके बाद से सेम ही रही है, बट हर कंट्री में ऐसा नहीं होता है। यूएसएसआर में 3 बार आई गेस जब यूएसएसआर बना और डिसइंटीग्रेट हुआ, इसके बीच में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुई। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन थी उनकी स्टालिन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका फर्स्ट आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि यूएसएसआर वॉज अ सोशलिस्ट स्टेट ऑफ वर्कर्स एंड पेजेंट्स, यानी कि यूएसएसआर एक सोशलिस्ट स्टेट है जो जिसको कौन बनाता है, बड़े बड़े लोग नहीं, फार्मर्स बनाते हैं और वर्कर्स बनाते हैं, यानी कि जो लेबरिंग क्लास है और जो फार्मर्स हैं, पेजेंट्स हैं, जिनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो लोग इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ सोशलिज्म क्या है, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम कहें कि पूरी जो इकोनॉमी है वो स्टेट कंट्रोल्ड होती है और स्टेट ये देखती है कि किसको कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। सो ये जो है वो सबसे पहले ये बताया गया कि यहाँ पे सोशलिज्म का प्रिंसिपल जो है वो अडॉप्ट किया गया था सोवियत सिस्टम के अंदर। Now let's move on to the second point, it is dominance of a single party। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसका मेन रोल था यूएसएसआर की पॉलिटिक्स में। सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये कहता है कि इट वाज द आर्किटेक्ट एंड डिफेंडर ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम इन यूएसएसआर। दैट मीन्स कि जो कैसा सोशलिज्म जो है वो यूएसएसआर में अपनाया जाए, इसको डिज़ाइन किया था कम्युनिस्ट पार्टी ने। व्हाट इज आर्किटेक्ट? एक्चुअली आर्किटेक्ट वो होता है जो बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करता है बेसिकली। तो यहाँ पर आर्किटेक्ट का मतलब है कि कैसा सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसएसआर में फॉलो होगा, इसको डिसाइड करने वाला कौन था? इट वाज नो वन अदर देन द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, सोशलिज्म तो वैसे एक आइडियोलॉजी है, लेकिन किस तरीके की किस कंट्री में अप्लाई होगी वो वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे इंडिया में भी हमने सोशलिज्म तो रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस को भी अलो किया हुआ है। ठीक है, वैसे ही कैसा सोशलिज्म यूएसएसआर में हो, इसको डिसाइड किया था कम्युनिस्ट पार्टी ने, एज वेल एज द गाइड एंड टीचर ऑफ द पीपल, कि लोगों को कैसे काम करना है, आप लोगों की क्या क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये सब चीज़ें जो है हर चीज़ लोगों को समझाने का, हर चीज़ लोगों को बताने का, लोगों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने का जो काम था वो जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। और लास्ट में इट इज़ रिटन कि नो अदर पार्टी जो है वो यहाँ पे अलाउड थी कि वो फंक्शन कर सके, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करती थी ना। ये यूएसएसआर का हाल है। तो हमने ये कहा कि जो यूएसएसआर में ने जो सिस्टम अपनाया है वही सिस्टम बाकी कंट्रीज़ ने जिनने इनको फॉलो किया उन्होंने भी किया। तो मोस्ट ऑफ द जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ होती थी उनमें जो है एक ही पार्टी जो है वो अलाउड होती थी और कोई पार्टी जो है वो वहाँ पे अलाउड नहीं होती थी। सिंगल पार्टी सिस्टम जिसको हमने पढ़ा हुआ है, या यूनी पार्टी सिस्टम जो है वो यहाँ पे होता था। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। वर्ड को ब्रेक करके देखेंगे, डेमोक्रेटिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू इलेक्शंस, यहाँ पे बात हो रही है। सेंट्रलिज्म मीन्स सेंटर ऑफ अथॉरिटी वो हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने में जो सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं, जिन्हें लोगों ने इलेक्ट किया है, वो लोग हैं, ना कि ब्यूरोक्रेसी है। ये ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के अगेंस्ट था कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको इलेक्ट नहीं किया है लोगों ने, बट कोई एग्जामिनेशन के थ्रू या किसी भी तरीके से उन्हें जो है इस फील्ड में लाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन में लाया गया है, वो हर डिसीजन नहीं लेंगे। डिसीजन कौन लेगा? जो इलेक्टेड लोग हैं, जिन्होंने लोगों को जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है। अगर जैसे हम इंडिया की एग्जांपल लें तो जो आईएएस केएएस इस तरीके की सर्विसेज से आते हैं, दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी। और जो इलेक्ट होके लोग आते हैं वो हमारी गवर्नमेंट होती है या हमारी एग्जीक्यूटिव होती है। तो ब्यूरोक्रेसी का क्या काम होता है कि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में उनकी हेल्प करे। ठीक है, तो
कमांड कौन कर रहा है, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ही कर रही होती है, ब्यूरोक्रेसी जस्ट उनको इम्प्लीमेंट कर रही होती। तो यही चीज़ थी वहाँ पे, सेंटर ऑफ अथॉरिटी जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। इस प्रिंसिपल का ये भी मतलब था कि जो लोअर बॉडीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं हायर बॉडीज़ को, यानी कि अगर लोअर बॉडीज़ जो हैं वो कुछ काम नहीं करती हैं प्रॉपरली, तो अपर बॉडीज़ जो हैं वो उनसे पूछ सकती हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। और साथ ही में जो अपर बॉडी, जो हायर बॉडीज़ जो इनफैक्ट कमांड करेंगी, वो लोअर बॉडीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो कमांड करता है वो चीफ मिनिस्टर को इम्प्लीमेंट ज़रूर करना पड़ता है ना, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का ये भी मतलब है कि जितनी बड़ी पोस्ट पे लोगों ने इलेक्ट किया है उतनी ज़्यादा अथॉरिटी उस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन या इंस्टीट्यूशन की रहेगी। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो सोवियत सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो फेडरलिज्म की प्रिंसिपल पर बेस्ड था। फेडरलिज्म क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि पावर्स को डिवाइड किया गया होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। तो इंडिया में भी इसे फॉलो किया जाता है। इंटायर सोवियत यूनियन वॉज डिवाइडेड इंटू 15 रिपब्लिक्स बट सेंटर वॉज गिवन मच पावर्स। जैसे यहाँ पे हमारी इंडिया में 29 स्टेट्स हैं एंड सम 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वैसे ही जो यूएसएसआर है उसे 15 रिपब्लिक्स के अंदर डिवाइड किया गया था, जिनसे मिलकर यूएसएसआर बना था। वो भी एज स्टेट्स जो हैं वो एक्ट कर रही थी, लेकिन सेंटर के पास मोर पावर्स थी। तो हमने पढ़ा है फेडरलिज्म 2 टाइप का होता है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। तो यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ जो फेडरेशन है वो चल रही थी। उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक और चीज़ है कि लेजिस्लेटिव बॉडी, मेन लेजिस्लेटिव बॉडी जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, वो था सुप्रीम सोवियत, ठीक है। उसका नाम था सुप्रीम सोवियत। जैसे इंडिया के पार्लियामेंट को हम लोग संसद कहते हैं, वैसे ही यूएसएसआर के पार्लियामेंट का नाम था सुप्रीम सोवियत। तो ये मेन लेजिस्लेटिव बॉडी थी, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द सुप्रीम सोवियत ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। तो सुप्रीम सोवियत ऑफ यूएसएसआर जो है, यानी कि यूएसएसआर का जो पार्लियामेंट ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबल था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। किसी पर्टिकुलर, जैसे इंडिया में होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जो पार्लियामेंट जो है वो उससे क्वेश्चनिंग जो है वो कर सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, ठीक है। जैसे कुछ कंट्रीज़ में होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, बट यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट मेन अथॉरिटी है और वो उसके प्रति जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स दिस पॉइंट। इस इकोनॉमी, तो सोवियत यूनियन में बेसिकली इकोनॉमी कैसी थी हम ये पढ़ेंगे। सो सोवियत इकोनॉमी वाज वेल प्लान्ड एंड सफिशिएंट, ठीक है। मतलब कि वो अपने लोगों की हर नीड को पूरा करने में सफिशिएंट थी और वो वेल प्लान थी। हर चीज़ जो है वो प्लानिंग के आधार पे की जाती थी। जैसे इंडिया भी जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हम 5 ईयर प्लान्स बनाते थे कि इन 5 सालों में हम लोग कौन से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने वाला है, तो कैसे कैसे चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें जो है इस इकोनॉमिक लेवल पर प्लान होती थी। इट वॉज मच डेवलप्ड देन एनी अदर कंट्री एक्सक्लूडिंग यूएस, मतलब यूएस को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज से ये ज़्यादा डेवलप थी, यानी कि सेकेंड नंबर पर जो है ये यूएसएसआर की इकोनॉमी जो है वो स्टैंड करती थी उस टाइम पर। इट हैड वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज होते हैं। मेन हमारी जो जैसे ऑयल जो है वो हमारी फूड रिक्वायरमेंट को, फ्यूल रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा करता है। आयरन एंड स्टील हमारी इंडस्ट्रीज में मशीन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो ये सारे अच्छे रिसोर्सेज इनके पास थे। इसके अलावा गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क भी इनका था and a transport system that connected even the remotest and the farthest areas, मतलब दूर दूर के एरियाज तक जो है वो ट्रांसपोर्ट पहुंचा हुआ था। जैसे आप लोग इंडिया में देखिए अभी तक जो है कुछ जगह पे रोड्स ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग जो है वो गाड़ी तक नहीं लेके जा सकते, हमें बाय फुट जाना पड़ता है। बट वहाँ पे दूर दूर तक के जो एरियाज़ हैं वो कनेक्टेड थे और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल थी।
It had a domestic industry which produced everything from as small as a pin to as big as a car. मतलब इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी. डोमेस्टिक इंडस्ट्री मीन्स जो इंडस्ट्री अपने वर्कर्स से ही बनी होती. ये नहीं है कि कोई बाहर से कंपनीज आके वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करे. नहीं, हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं और हमारे अपने वर्कर्स जो हैं वो वहाँ पे काम करते हैं. ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल जो है वो अलाउड नहीं था कि कोई भी कंपनी वहाँ बाहर से जाके या कोई भी लोग बाहर से जाके वहाँ पे उनकी इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेटअप कर सके, ऐसा नहीं था. ठीक है. स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स सिंस गवर्नमेंट facilitated all the necessities of life including education and health care. ठीक है, तो सब लोगों को एक मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड्स, जैसे हम कहते हैं कि हमारी मेन रिक्वायरमेंट्स होती है रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक है, ये हर किसी पर्सन के पास होनी चाहिए. जिसके पास ये नहीं है वो जो है वो टोटली गरीब माना जाता है, उसके पास कुछ नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ और एजुकेशन हर किसी पर्सन को प्रोवाइड करती थी. ठीक है, तो हर चीज़ का जो अरेंजमेंट है वो गवर्नमेंट के हाथ में था और इस वजह से गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया था कि हर किसी को मेन फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़रूर मिलें, कोई इन फैसिलिटीज़ से डिप्राइव्ड ना रह जाए. जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, तो ये जो है वो उनको मिलती थी बहुत ही आसानी से. ठीक है, तो ये सोवियत इकोनॉमी वॉज वेरी मच डेवलप्ड इन दिस सेंस.